नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। समुद्र विज्ञान में वह विशिष्ट क्षेत्र जहां गहराई के साथ लवणता तेजी से बढ़ती है, उसे क्या कहते हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए थर्मोक्लाइन, ऑप्शन बी हैलोक्लाइन, ऑप्शन सी पाइक्नोक्लाइन, ऑप्शन डी महाद्वीपीय शेल्फ। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी हैलोक्लाइन। अब इसे समझते हैं। गहराई के साथ लवणता बढ़ती है और एक विशिष्ट क्षेत्र हैलोक्लाइन होता है जहां लवणता तेजी से बढ़ती है। उच्च लवणता वाला अधिक घनत्व समुद्र जल कम लवणता वाले जल के नीचे डूबता है, जिससे लवणता के आधार पर स्तरण होता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। समुद्र जल की लवणता 1 किलोग्राम 1000 जी समुद्र जल में घुले लवण की मात्रा ग्राम में के रूप में मापी जाती है। पाठ्य पुस्तक के अनुसार खारे पानी ब्रैकिश वाटर की ऊपरी सीमा कितनी मानी गई है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 10.0 पीपीटी, ऑप्शन बी 17.0 पीपीटी, ऑप्शन सी 24.7 पीपीटी, ऑप्शन डी 35.0 पीपीटी। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी 24.7 पीपीटी। अब इसे समझते हैं। लवणता को प्रति 1000 भाग पीपीटी में व्यक्त किया जाता है। पाठ्य पुस्तक स्पष्ट कहती है कि खारे पानी ब्रैकिश वाटर की ऊपरी सीमा 24.7 पीपीटी मानी गई है। सतह की लवणता मुख्यतः वाष्पीकरण और वर्षा पर निर्भर करती है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। भारत की जलोढ़ मिट्टी में पुरानी मिट्टी जिसमें कंकर ग्रंथियों की सघनता अधिक होती है, उसे में क्या कहा गया है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी बांगर, ऑप्शन सी भाबर, ऑप्शन डी तराई। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी बांगर। अब इसे समझते हैं। आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टियां पुरानी जलोढ़ बांगर और नई जलोढ़ खादर में वर्गीकृत की जाती हैं। बांगर मिट्टी में कंकर ग्रंथियों की सघनता खादर से अधिक होती है। खादर में महीन कण अधिक होते हैं और यह बांगर से अधिक उपजाऊ है। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। भारत में काली मिट्टी का स्थानीय वैकल्पिक नाम क्या है और यह किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए भाबर जूट, ऑप्शन बी रेगुर कपास, ऑप्शन सी खादर चावल, ऑप्शन डी लैटेराइट चाय। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी रेगुर कपास। अब इसे समझते हैं। काली मिट्टियां रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानी जाती हैं। यह कपास उगाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, इसलिए इसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। जलवायु संबंधी परिस्थितियां और मूल चट्टान काली मिट्टी के निर्माण के महत्वपूर्ण कारक हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। भारत में लौटता हुआ मानसून रिट्रीटिंग मॉनसून किन महीनों का होता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए मार्च से मई, ऑप्शन बी जून से सितंबर,
ऑप्शन सी अक्टूबर से नवंबर। ऑप्शन डी दिसंबर फरवरी। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी अक्टूबर से नवंबर। अब इसे समझते हैं। भारत में 4 प्रमुख ऋतुएं मानी गई हैं: शीत ऋतु दिसंबर फरवरी, ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई, दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तथा लौटते मानसून की ऋतु शरद जो अक्टूबर से नवंबर में होती है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6 में उल्लिखित गर्म शुष्क हवाएं लू जो ग्रीष्म ऋतु में दिन के समय बहती हैं, मुख्यतः भारत के किस भाग को प्रभावित करती हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए तटीय केरल, ऑप्शन बी उत्तरी मैदान, ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी पहाड़ियां, ऑप्शन डी तिब्बती पठार। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी उत्तरी मैदान। अब इसे समझते हैं। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी क्षेत्र में सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं और तापमान अत्यधिक उच्च हो जाता है। दिन में लू गर्म शुष्क हवाएं चलती हैं। यह घटना सर्वाधिक उत्तरी मैदानों में देखी जाती है। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। पाठ्यपुस्तक के अनुसार रूस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन कौन है, जहां से प्रमुख लाइनें देश के विभिन्न भागों को जाती हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए सेंट पीटर्सबर्ग, ऑप्शन बी मॉस्को, ऑप्शन सी व्लादिवोस्तोक, ऑप्शन डी नोवोसिबिर्स्क। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी मॉस्को। अब इसे समझते हैं। रूस में रेलवे देश के कुल परिवहन का लगभग 90% है और उरल पर्वतों के पश्चिम में अत्यंत सघन नेटवर्क है। मॉस्को सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है, जहां से प्रमुख लाइनें देश के विशाल भूगोल के विभिन्न भागों में जाती हैं। मॉस्को में भूमिगत रेल एवं उपनगरीय ट्रेनें भी महत्वपूर्ण हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में सड़क घनत्व प्रति 100 वर्ग किमी पर सड़क की लंबाई सर्वाधिक है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों, यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी केरल। अब इसे समझते हैं। सड़क घनत्व जम्मू कश्मीर में मात्र 12.14 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किमी से लेकर केरल में 517.77 किलोमीटर तक भिन्न है। देश में सर्वाधिक केरल में 2011 का राष्ट्रीय औसत 142.68 किलोमीटर था। हिमालयी, उत्तर पूर्वी, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान क्षेत्रों में घनत्व कम है। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। सीमा सड़क संगठन ब्रो ने ऊंचाई वाले पर्वतीय भूभाग में चंडीगढ़ को किन 2 स्थानों से जोड़ने वाली सड़कें बनाई हैं, जिनकी औसत ऊंचाई 4270 मीटर है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए शिमला और मसूरी, ऑप्शन बी मनाली हिमाचल प्रदेश और लेह लद्दाख, ऑप्शन सी देहरादून और अल्मोड़ा, ऑप्शन डी श्रीनगर और कारगिल। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी मनाली हिमाचल प्रदेश और लेह लद्दाख।
अब इसे समझते हैं। ब्रो ने ऊंचाई वाले पर्वतीय भूभाग में चंडीगढ़ को मनाली, हिमाचल प्रदेश और लेह लद्दाख से जोड़ने वाली सड़कें बनाई हैं। यह सड़क समुद्र तल से औसत 4270 मीटर की ऊंचाई पर है। ब्रो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिम निवारण का कार्य भी करता है, तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। पाठ्य पुस्तक पर्यावरण प्रदूषण को परिवहन माध्यम के आधार पर 4 प्रकारों में वर्गीकृत करती है। निम्न में से कौन सा प्रकार उस सूची में सम्मिलित नहीं है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी जल प्रदूषण, ऑप्शन सी भू प्रदूषण, ऑप्शन डी रेडियोधर्मी प्रदूषण। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी रेडियोधर्मी प्रदूषण। अब इसे समझते हैं। प्रदूषण को परिवहन माध्यम के आधार पर 4 प्रकारों में बांटा गया है। आई वायु प्रदूषण, 2 जल प्रदूषण, 3 भू प्रदूषण तथा 4 ध्वनि प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण इस 4 स्तरीय सूची में सम्मिलित नहीं है, तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों, आज की क्विज यहीं खत्म होती है। Mention your score in the comment section और the best scorer overall will get access to a course। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए। आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।